बात ना करिए। चलिए, हाँ, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत। ऑब्सेंटी तो ज्यादा लोगों की नहीं है, 4-5 लोग लग रहा है कि लड़कों में है और 1-2 लड़के हैं ना। है? क्या ऑब्सेंटी? शुरू करते हैं। हाय, ये नया चैप्टर, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का सिद्धांत है। इसमें हमें सबसे पहले जानना है इसी को, प्रकाश की प्रकृति के बारे में। ठीक है, आइए लिख लीजिए, ये चैप्टर का नाम है, तो इसमें हम हेडिंग लगाएंगे प्रकाश की प्रकृति है। उसी के बाद ही होगा 10वां होगा, एनसीईआरटी में तो 10वां होगा, ठीक ना, उसी के बाद। बढ़िया, आए लिखा गया। देखिए, प्रकाश के बारे में पूरा जानना है, ठीक ना। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, प्रकाश कैसी तरंग है, और प्रकाश की क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद आएंगे हाइगेंस पर, कि प्रकाश से संबंधित हाइगेंस ने क्या क्या नियम दिए, ठीक ना। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, अनुलोप, स्पर्शी, ये सब क्या है। आप चैप्टर पढ़ के आए ही नहीं होंगे तो क्या जानेंगे का में पढ़ना है, ठीक ना है। हाँ, नया चैप्टर है, चलिए नहीं पढ़े तब वो समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश की प्रकृति, ये हेडिंग लगाइए। प्रकाश की प्रकृति, यहां से जो है कभी कभार जो है 2 नंबर का आता है सवाल, पूछेगा कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में लिखिए, या प्रकाश की विशेषता के बारे में लिखिए। प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्णन कीजिए। 2 नंबर में रहेगा, और आपको जो है 8-10 लाइन लिख देना है, उसमें आपको विशेषता है यार, पूरा जो है थोड़ा क्वेश्चन का आंसर थोड़े कि 10 लाइन तुमको याद रखना है, ठीक ना है। हाँ हाँ, फिर वैसा डेफिनेशन में कि बहुत आसान है, यही लिए उतना, माने जितनी प्रकाश की विशेषता है ना, पूरा आपको क्या करना है, पूरा लिख लेना है। सबसे पहला कि प्रकाश, जिस दिन हम शुरू किए थे प्रकाश, ठीक ना, तो शुरू में हम सोचे कि परावर्तन पढ़ा दें, लेकिन आपका व्यवहार पढ़ाने नहीं दिया, हम अपवर्तन शुरू कर दिए थे, ठीक है। इतना आप लोग बातें करने लगे, जान गए कि सिलेबस में ना है, तो ध्यान से आप लोग सुन ही नहीं रहे थे, इसीलिए हम नहीं उसको पढ़ाए थे, नहीं तो ऐसा वहां हम बताए थे कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अच्छा, इससे पहले जो है प्रकाश की डेफिनेशन जानना होगा कि प्रकाश है क्या, बताएंगे आप लोग है। अरे प्रकाश की परिभाषा यार, लाइट की, उष्मा नहीं है भाई, हाँ ऊर्जा कहिए, हाँ वस्तु, ठीक है, सेम सही है। देखिए, प्रकाश जो है, अगर जैसे कमरे में अंधेरा हो और वहां जैसे ही उजाला होगा, जैसे ही बल्ब जलेगा,
तो तुरंत जो है आंखों को आभास हो जाएगा कि रोशनी आ गई है, ठीक ना, लाइट आ गई है, प्रकाश बल्ब जो है जल रहा है, तुरंत आंख जो है आपकी खुल जाएगी है। एकदम कुंभकर्ण की नींद में सोएंगे तो लाइन आए कटे मच्छर काटे न काटे कुल बरोबर है, समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो है आप बिस्तर पर लेटे हैं, लाइट का इंतजार कर रहे हैं, तो लाइट आ जाएगी तो तुरंत जो है आपकी आंखें जो है खुल जाएंगे, आप खुशी के मारे कूदने लगेंगे, लाइन आ गई लाइन आ गई तो कूदने का काम छोटे बच्चे करते हैं, ठीक ना, वो कूल ओर से बताएंगे कि लाइन आ गई, हाथ गोड़ पटके लगेंगे। और हम लोग क्या है कि हम लोगों की आंखें जो है ना, आंखें जो है झिलमिलाने लगेगी, यानी जैसे ही कमरे में अंधेरा रहता है तो आंख को क्या लगेगा, आंख लगेगा ना कि आंखिया समझेगी ना कि यार हम तो खराब हो गए हैं, हमें रोशनी चली गई, हम कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। आज जैसे ही जब रोशनी आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगा, तो तुरंत, यानी कि जैसे ही प्रकाश आएगा तो आंखिया को जगा देगा, जग जग देख कुल दिखाई देगा, सब देखो कुल, तुम खराब नहीं हुई है, सब कुछ लौक रहा है, ताको तो पहले। तो क्या होता है, यानी प्रकाश जो है एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान अर्थात जो हमारे देखने की जो क्षमता है, ठीक ना, जो देखने की क्षमता है, जब ये प्रकाश मिलेगा तभी देख पाएगा, नहीं तो अंधेरा कमरा में जाइए देखिए ना, वैसे है बिना लाइट का अगर देख लेती आंख तो प्रकाश की कोई जरूरत ही नहीं। यानी जब जब प्रकाश नहीं रहता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या होता है, दृष्टि ज्ञान सोया रहता है, ठीक है, प्रकाश उसी को जगाने का काम करता है, जग जाओ देखो। तो कहेंगे कि ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अन्य प्रकार से भी आप परिभाषा जैसे कि आप लोग बताए, वो भी परिभाषा सही है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो इसको पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, हाँ जो हेडिंग डाले हैं ना, हेडिंग ये में लिख लीजिए, उसके बाद तो बारी बारी से एक एक लिखा जाएगा। लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है, जागृत, जागरण नहीं, जागरण दूसरा होता है, जागृत माने जगाना। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब यहाँ से नंबरिंग वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक ना, कम से कम 8-10 पॉइंट लिखना है और पूरा आपको याद रखना है, और वो बस लिखवाते जाएंगे, वो आपको याद होता चला जाएगा, आप सब जानते हैं। प्रकाश, पहला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कितने लोग ये जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? कैसे पता चलेगा, कैसे जानेंगे कि प्रकाश रियल में सीधी रेखा में चलता है? ठीक है, उस दिन हम बताए थे जब प्रकाश शुरू किए थे, तो जो लोग होंगे नहीं पढ़े रहेंगे तो जानते होंगे। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका एक कारण है, इसका जो है उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो ग्रहों से, ठीक ना, ग्रहों या नक्षत्रों से जो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर भी आ जाता है, ठीक ना, तो सूर्य प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो नहीं आ पाता। जो धूप से बचने के लिए छाते का हम लोग प्रयोग करते हैं, अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, टेढ़े मेढ़े चलता, जैसे कि है, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो आवाज क्या है, आवाज सीधी रेखा में नहीं चले, ये सभी दिशाओं में चलती है, ठीक ना।
ये टेढ़ी मेढ़ी भी चलेगी। जैसे कि अगर पूरा टेढ़ पाइप भी हो और उसमें हम बोलेंगे तो उस पर प्रकाश जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर टेढ़ मेढ़ पाइप हो, में देर से टार्च जलाएंगे तो वो पर प्रकाश नहीं जाएगा, ठीक ना। अगर जइबो करेगा तो कुछ दूर तक जाएगा, वहीं अगर लंबी पाइप हो जाएगी तो नहीं जा पाएगा, ठीक ना। लेकिन पाइप लगा के ये दे रही है, अपने घरे काने के यहाँ लगाए रही पाइप, यहाँ अमेजन से बोलेंगे हेलो, कहोगे हेलो, ठीक ना, उसमें सुनाई दे देगा, ठीक है। एक उसका रीजन भी है कि ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन प्रकाश जो है टेढ़ी रेखा में नहीं चलता है, टेढ़े मेढ़े नहीं चलता है, प्रकाश जो है सीधे चलता है। अगर बात नहीं, प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलता, प्रकाश अगर सीधी रेखा में नहीं चलता तो हम धूप से नहीं बच पाते। छाता लगाते, पता चलता कि छतवा लगाए हैं, कपड़ा पर सूरज है तो कपड़ा पर छतवा लगाए हैं, इधर से घाम लगे आगों से पीछों से है। अगर कमरे में है, कमरे में धूप से बचने के लिए उधर प्रकाश आया है, इन्हें से मुड़ के चल आया, ऐसे क्या होगा, सब जगह जो है धूप रहेगी। और आप जान सकते हैं कि प्रकाश के मार्ग में जब आप कोई वस्तु रखेंगे, जैसे कि यहाँ टेबल रख करके और इस पर हम कोई वस्तु रखें और इधर से टार्च जलाएं तो इसकी परछाई जो है पीछे बनेगी, ठीक ना। तो परछाई, छाया का बनना भी सीधी रेखा में चलने का उदाहरण ही है, ठीक ना। अगर प्रकाश जो है सीधी रेखा में नहीं चलता तो परछाई नहीं बनती, समझे। जैसे कि इधर से प्रकाश आ रहा है तो हमारी परछाई इधर बनेगी कि पीछे बनेगी, पीछे बनेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, तो जितना हमारा शरीर का क्षेत्रफल है, ठीक ना, उस पूरे से प्रकाश टकरा जा रहा है और इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। जो हमारा आकार है उधर प्रकाश जो है पीछे नहीं जा पा रहा है, इसीलिए पीछे क्या हो जा रहा है, अंधेरा हो जा रहा है। उसी अंधेरा को हम कहते हैं कि परछाई है, ठीक ना। अगर यही जो है टेढ़े मेढ़े रेखा में चलता तो इधर से आया, इधर यहाँ से हो जाता, उधर उजियार रहता है, समझ रहे। तो परछाई नहीं बन पाती। तो परछाई, छाया का बनना भी सीधी रेखा में चलने का उदाहरण है। लेजर लाइट में देखेंगे तो लेजर लाइट बहुत दूर तक जाती है, ठीक ना, तो वो भी उदाहरण है कि सीधी रेखा में चलता है। अगर वही जो है सीधी रेखा में नहीं चलता ना तो लेजर लाइट उतना दूर तक जा ही नहीं पाती, वो इधर उधर ही रह जाती, फैल जाती। और कुछ उदाहरण क्या हुआ? सोई रही है वही। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ठीक ना। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात मतलब जहां हवा भी नहीं है, ठीक ना, कोई माध्यम ही नहीं है। प्रकाश निर्वात का लिखे यार, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, ठीक ना। और निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। चाल भी आप याद रखिएगा, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ चाल लिख दे रहे हैं। निर्वात में चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। वायु में भी सेम होती है 2.99 × 10⁸, तो 2.99 लगभग 3 तक है, ठीक ना। तो निर्वात या वायु दोनों के लिए यही ले जाता है। बाकी जो है कांच हो गया, जल हो गया, या चाहे तारकोल हो गया, चाहे मिट्टी का तेल हो गया, चाहे तेल लगा कागज हो गया, उस सब में चाल अलग अलग होती है, वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ना। अपवर्तनांक में थोड़ी सी उसकी जरूरत पड़ती है, तो माध्यम का अपवर्तनांक दे ही देता है, तो वहां सवाल लग जाएगा। हाँ, बस हाई वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि अपवर्तनांक में भी निकला था अपवर्तनांक का फार्मूला, तो n = c/v। अब यहाँ c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये आपको याद रखना है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो उस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो अगर हाई याद न रहेगा तो ना निकल पाएगा। बस क्या करेगा, माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा, कहेगा इस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए,
तो आपको सी याद रखना जरूरी है कि सी कितना होता है 3 × 10⁸ तो उसके बाद भी निकाल लेंगे। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तो प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। कैसी है? अनुप्रस्थ। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। सुने होंगे। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है वो विरलन और संपीड़न के रूप में चलती है, ऐसे ये विरलन और संपीड़न के रूप में चलती है, ठीक ना। यानी माध्यम के कण, ठीक ना, माध्यम के कण कंपन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक ना। और जब माध्यम के कण ऊपर नीचे गति करते हुए श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ते हैं तो इसको हम अनुप्रस्थ कहते हैं। तो प्रकाश की तरंग ऐसी ही है कि ये ऐसे चलती है, ठीक ना। तो इसके लिए जो है माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए माध्यम की जरूरत है। ये माध्यम के कण जो है कंपन करते हुए चल रहे हैं, तो कंपन वहाँ होगा जहाँ पर कोई कुछ होगा तभी, ठीक ना। जब माध्यम रहेगा तभी कंपन होगा, अगर माध्यम नहीं रहेगा तो कंपन नहीं होगा। यानी अगर निर्वात है तो निर्वात में ध्वनि नहीं सुनाई देगी। ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, समझ रहे हैं। अगर इस कमरे को पूरा एकदम बंद करके और इसमें से हवा भी निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा, ठीक ना। कोई गलती किया हो तो लिया के गधा जैसे एकदम खूब दोहे पीटिए, वो बाप बाप चिल्लाएगा, लेकिन आपको भी ना पता चलेगा ये चिल्ला रहा है कि ना चिल्ला रहा है, ठीक ना। हाँ, निर्वात रहेगा तो आवाज नहीं जाएगी, ठीक ना। अगर निर्वात रहेगा तो यहाँ भी खड़ा हो कि कोई कुछ बोलेगा ना तो हम कहें अरे यार क्या बोले, बोलो ना सुनाई, वो आके हमारे काने में जब बोलेगा तब हमको सुनाई देगा। नहीं तो ऐसे हम खड़े हैं, ऐसे वो खड़ा रहे, आप यहाँ निर्वात है तो वो बोलेगा, हाँ देखेंगे एक मुँह हिल रहा है लेकिन आवाज नहीं आएगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, और जो कि हमारे और इसके बीच में माध्यम है ही नहीं। हम यहाँ बोल रहे हैं यहाँ माध्यम है, क्या है? वायु है, धूल के कण है। आप केतनो पूरा हेदे से लेके होदे खूब पोछा लगाइए, 100 दिन ले पोछे लगाइए खाली, लेकिन तब वो इसमें धूल के कण रहेंगे ही रहेंगे, ठीक ना। इस समय रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं जा रही है, ठीक ना, लेकिन रात में टार्च जला के देखिएगा धूल के कण एकदम लग जाएंगे, दिखाई दे देगा। नहीं तो ये कमरा पूरा ऐसे ही आपको लग रहा है कि साफ है, टार्च जला के देख लीजिए, धूल के कण आपको दिखाई दे देंगे। तो माध्यम एकदम रहता है, इसीलिए ध्वनि सुनाई देती है। जल में देखेंगे जब बारिश वारिश हो ही रहती है तो आवाज़ तेज जाती है, जाती है कि नहीं? क्योंकि जब बारिश हुई रहती है तो उस समय माध्यम और भी घना हो जाता है, तो उसी पानी के माध्यम से ही ध्वनि जो है बहुत तेज जाती है, ठीक ना। तालाब के किनारे बैठ के कोनो गरियाएंगे ना तो बहुत तेज सुन लेगा हाँ, पता है हमारा एक साल रोपनी हो रही थी और हम लोग रोप रहे थे, हम थे, हमारा भाई था, बहन सब थी, एक औरत जो है रोड में जा रही थी, तो हमारा भाई कह रहा है भाई कितना मोटा थी रे वो बेवकूफा के तो पता था कि एक तो निहुर के रोपनी कर रहा है, और निहुर के बोलेगा तो आवाज़ पनिया के माध्यम से और तेज आवाज़ जाएगी, वो फट दे सुन ली, वो गरिया ही ना वो बेचारा चुप हो गया। वो तो मम्मी बोले कि अरे बहनी जो तो के ना कहला तो क्या हो गया, तो वहाँ जो है पानी के माध्यम से जो है ध्वनि बहुत तेज चली गई थी, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक ना। कहा जाता है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो जब बारिश वारिश हो ही रहे ना तो ध्यान दीजिए कि दीवार के कान भी बड़े हो जाएंगे, ठीक ना। तो पड़ोसी का चुगलखोरी जो है बारिश वारिश के मौसम में मत करिएगा, नहीं तो पड़ोसी बहुत तेज सुन लेगा और झगड़ा पक्का है कि हो जाएगी। आप देखे होंगे कि हाँ, बशर्ते ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल में बहुत काफी डिफरेंस होता है। ये लगभग 312 मीटर पर सेकंड मानी जाती है, ठीक ना, वायु में 312। यहाँ क्या है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर
पर सेकेंड, आई तो 312 मीटर है, 1 सेकेंड में 312 मीटर जाएगी, आई 1 सेकेंड में तो 3 लाख किलोमीटर चल जाएगी। इसीलिए जब बिजली कड़कती है तो उसकी चमक जो है पहले दिखाई देती है, आवाज़ गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है वो बाद में आती है। कहीं पर कोई हथौड़ा चला रहा हो तो ध्वनि जो है बाद में आती है, ठीक ना, लेकिन चिनगारी जो है पहले दिखाई दे देती है, क्योंकि चिनगारी जो है वो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल तेज होती है तो पहले दिखाई देती है, बाकी हथौड़े की जो आवाज़ है वो बाद में आती है। हम थे यहाँ पर अनुप्रस्थ पर, तो प्रकाश जो होता है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक ना। अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक ना। जैसे कि आपको हवा में चला दें तो हवा में चलाएंगे तो आप जो है ऐसे कहेंगे ऊपर चलेंगे, वो ऐसे नीचे चलेंगे, ठीक ना, चाहे ऊपर आए नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया अनुप्रस्थ तरंग, श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है। इसके साथ ही ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब हम आपको पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे उसी में बात ना करिए तो सही रहेगा। विद्युत चुंबकीय तरंग है, अनुप्रस्थ के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। जैसे यांत्रिक तरंगे, ठीक ना, विद्युत चुंबकीय तरंग में जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है उसी प्रकाश को तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कोनो दूसरे प्रकाश को थोड़े पढ़ रहे हैं, बल्ब वाला प्रकाश को पढ़ रहे हैं कि मोबाइलिया वाले को, पुलैन के पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लेकिन 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 ये जो प्रकाश, ठीक ना, यहाँ मेन फोकस किसको रखा गया है? दृश्य प्रकाश, ठीक है। ये सूर्य से ही आता है, सूर्य से आ रहा है। सूर्य से जो किरणें चलती हैं, सूर्य से जो तरंगे चलती हैं वो 7 प्रकार की चलती हैं, ठीक ना, जिसमें से चौथे नंबर पर आता है दृश्य प्रकाश, विजुअल तरंग, ठीक ना, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। इसके पीछे जो है 3 रहती हैं, गामा किरण, एक्स किरण, अवरक्त किरण, और इसके बाद में जो है 3 गो रहती हैं, इन्फ्रा, माइक्रो और रेडियो, ठीक ना। तो गामा, एक्स और अवरक्त, इन तीनों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है लेकिन वो दूर तक नहीं जा पाती हैं। इधर जो 3 होती हैं इनकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है, सॉरी स्पीड कम होती है, लेकिन जो है ये ज़्यादा दूर तक जाती हैं। प्रकाश जो है बीच में है, जैसे गामा किरण हो गई, फिर एक्स किरण हो गई और अवरक्त हो गई, ठीक ना। क्या है कि इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक ना, भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इनकी चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनकी भेदन क्षमता बहुत तीव्र होती है, लेकिन ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती हैं, ठीक ना। कमरे उमरे को गर्म वर्म रखने के लिए आई एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे लेने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे दीवार से ऐसा सट के खड़ा होंगे, पीछे से मशीन लगाएगा, आर पार जो है हो जाता है। ये नहीं कि आप इधर हैं देवलिया वो पार जो है आप रहे तो इधर से मशीन लगा देवाल ऊपर से एक्सरा खींचा जाए, नहीं, दीवार को जो है नहीं क्रॉस कर पाएगी, ठीक ना। हाँ, लेकिन आई जो गामा है चाहे औरत है, गामा भी इस दीवार को नहीं कर पाएगी लेकिन आपकी हड्डी को छेद देगी। एक्सरे जो होती है वो हड्डी को नहीं छेद पाती है, इसीलिए जहाँ से हड्डी टूटी रहती है वहाँ से निकल जाएगी तो वहाँ का इमेज नहीं बनता है, तो डॉक्टर वे देख के जान जाएगा हेजन से हड्डियाँ टूटल है, ठीक ना। जैसे आई पूरा हड्डी जुड़ी हुई है तो इसके अगल बगल से निकलेगी तो हड्डी का प्रतिबिंब वहाँ आ जाएगा, ये बीचवा से अगर कहीं से टूटी रहेगी तो वहाँ से भी किरण क्या होगी, निकल जाएगी, तो वजन करिया का हो जाएगा, वहाँ का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एक्सरे में काला सा आएगा, तो वो जान जाएगा कि हेजन से टूटल है, तो एक्सरे का यूज किया जाता है। लेकिन अगर एक्सरे की जगह यहाँ पर लगा दे गामा तो वो पूरा मारेगी कि आपको वजन खत्म कर देगी, एक्सरे बहुत खतरनाक होती है। बाकी औरत हो गई, ठीक ना, औरत जो पराबैंगनी किरण, ठीक ना, औरत पराबैंगनी ये भी खतरनाक ही होती है, लेकिन कहाँ आई पाती है, ओजोन परत इसको रोक लेती है, ठीक ना। और फिर इसके बाद इधर जो पड़ती है जो इंफ्रा और माइक्रो और रेडियो, ठीक ना, इन तीनों की भेदन क्षमता
कम होती है और ये जाती हैं बहुत दूर तक। तो सिग्नल उग्नल में जो है माइक्रो और रेडियो तरंग का यूज किया जाता है, चाहे रेडियो सिग्नल हो या चाहे आपका चैनल वाला हो, वो इसी पर भेज जाते हैं। हाँ, लेकिन जो इंटरनेट वाला सिग्नल होता है वो रेडियो वाले पर ना भेजा जाता है। अगर इंटरनेट वाला रहता जो है कि इंटरनेट वाला सिग्नल जो है रेडियो वाले पर भेजा जाता, तब क्या जरूरत है एक ही जगह से लगा के अब बस सबको जो सिम ले रहा है अपनी छत्ते पर छतरी लगवा ले एकदम जो है हमेशा नेटवर्क रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टावर जो है गांव गांव में लगाना पड़ता है ताकि वहां से सिग्नल आएगा टावर पर से आपके मोबाइल पर नेटवर्क रहेगा। संचार व्यवस्था में है, सिलेबस में तो शायद नहीं है, तो नहीं है तो आपकी किस्मत, आप नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं तो रहता तो पूरा पढ़ाई देते आपको सिग्नल कैसे आता है, कैसे बात होती है। जो सेकंडों का काम हो जाता है, हेलो बोलते हैं, हेलो तुरंत सुनाई दे देता है, वो कितना बड़ा प्रोसेस होता है जान जाते हैं। तो इसी में का ये विजुअल तरंग जो है, ठीक ना, विजुअल तरंग जो है किसमें की है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की है। जो विद्युत है ना पार्ट वन जो आपकी फिजिक्स है ना, उसी का ये लास्ट चैप्टर है। आप देखिएगा जा करके वैद्युत चुंबकीय तरंगे होगा, 3 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। बस यही सातों के बारे में बस जान जाइए, यही में से 3 नंबर का पूछेगा, ठीक ना। बस का कुछ ना, बस एगो पूछेगा ना, इनकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, इनकी भेदन क्षमता कितनी होती है, एक आध गो विशेषता के बारे में, तो कुल इनके सबका याद कर लीजिए, 3 नंबर बन जाएगा। तो प्रकाश, अनुप्रस्थ तथा वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। इसके बाद आएंगे चौथे पॉइंट पर, आप इसकी तरंग दैर्ध्य भी लिख सकते हैं, ठीक ना, 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम वो भी लिख सकते हैं कि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है इतनी होती है। इसके बाद जो है आप जो भी इसकी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को क्रम वाइज जो है लिख दीजिए, ठीक ना, तो वो भी जो है 5-6 गो आपके हो जाएंगे। जैसे कि आप पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना, तो लिख सकते हैं प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, ध्रुवण होता है। तो 6 गो हुआ, आज 3 गो हाई, 9 गो हो गया ना, 9-10 गो हो ही जाएगा। तो यहाँ है कम पड़ेगा तो बढ़ा देंगे, वही में कम ही थोड़े है। प्रकाश में अब आप लिखना शुरू करिए, ठीक ना, जहाँ समझाना रहेगा वहाँ हम समझाएंगे। अभी आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, ये 3 को तो हमको समझाना नहीं है, ये तो हम पढ़ाई दिए हैं। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण वो समझाना है तो हम समझा देंगे। प्रकाश में आप लिखिए इसको, प्रकाश में परावर्तन होता है का, ही बताना पड़ेगा का कि प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है? यस सर। तो सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। छठा पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण पढ़े ना कि अरे बात नहीं, अरे यार हमारी बतिया को पूरा सुन ही ना रहे हो सब, ध्यान से आप लोग नहीं सुनते हैं, यही लिए ना जब पूछते हैं तो सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो। हाँ प्रकाश में वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। अब इसके बाद एक और प्रकीर्णन, प्रकाश में या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन जानते हैं ना? हाँ प्रकीर्णन, छदू होगा का
अच्छा, रिपीट आ रहा है, जो सही है। मैं 7वां लिखा गया है क्या? प्रकीर्णन क्या है? स्कैटरिंग। जब प्रकाश की किरण जो है, सूर्य से जब प्रकाश की किरण चलती है तो माध्यम में उपस्थित धूल के कणों आदि से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं था, तब वो हम उस दिन पढ़ाए थे, ठीक ना, लेकिन उतना तो आप लोग घर में पढ़ते ही नहीं है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। अब ये चीज आप नहीं सुने होंगे, एक एक नोट कर देते हैं तब समझा देते हैं, ठीक ना। प्रकाश में नीचे नहीं दिखाई देगा, चलिए इधर ऐड कर देते हैं। 9 हो गया 10। प्रकाश में ध्रुवण होता है, या प्रकाश का ध्रुवण होता है। एगो और प्रकाश में दैत प्रकृति होती है। दैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों रूप में चलता है। कण और तरंग दोनों रूपों में चलता है। प्रकाश में वैद्युत प्रभाव होता है। रहने दें। अच्छा। अरे अब कुल याद हो जाएगा जी। इनमें कावन ची कठिन है। हाई आपको पढ़, हाई यहाँ ले आप पढ़वे किए हैं, हाई हम पढ़ेबे करेंगे, हाइयो पढ़ाएंगे, ध्रुवण काट दिया है लेकिन उसको बता ही देंगे। फिर उसके बाद हाइदत प्रकृति यो पढ़ना ही है, हाइयो पढ़ना ही है, सब चैप्टर हैं सब, ठीक ना, तो कुल याद हो जाएगा। कहें हे दिले ना पढ़ लिए हो है। परावर्तन अपवर्तन वर्ड विषय प्रकीर्णन, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण पढ़ाना है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ाना है, दैत प्रकृति वो पढ़ाना ही है। बस इन्हीं को ऐसे सीरियल क्रम में लिख दिया जाए। लिखने के लिए हम आपको 12 गो लिख दिए हैं, आप अगर 8-10 गो याद रखे रहेंगे तब वो आपका कंप्लीट रहेगा। आए कौन ला 11 नंबर, प्रकाश में दैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कण और तरंग दोनों रूपों में चलता है। आप इसको नोट करिए, जल्दी से समझा दें पूरा क्या होता है। ऑनलाइन वाले क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे। हैं अजीत, बहुत फोटो खींचते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कल देखेंगे तुम पढ़ते हो कि नहीं। इसका डाटा भी खत्म हो गया है। वीडियो आप लोग देखते ही नहीं है। करा देंगे, आ जाओ हमारे घर, हमारे घर आ जाओ, डाटा का तुमको रहना खाना कुल फ्री करा देंगे। हाँ, बस हमको घरमा से छुट्टा छोड़ा देना है, पूरा कार्यभार ले लेना।
अरे हम खोजते हैं कोनो गांव को अगल बगल को लड़का मिले, थोड़ा बहुत पैसा वैसा ले लिया करे, हमारे कुल घर कमा कर दिया करे, को मिलता ही नहीं है ऐसे। हाँ? अरे यार डेली आओ, तुम आओ हमारे घर में रहो, खाओ पियो। काम के लिए मतलब एक दिन यार छुट्टी करो। अब एक दिन छुट्टी का मतलब कि अब पूरा जो है 400-500 रुपया गया एक दिन का। बोले अच्छा अगर कोई हो तो 100-200 में काम चल जाएगा। अरे एगो छोटा भाई है, लेकिन छोट भाई कैसे होते हैं सबको पता है। कहने को छोट है, बीए फाइनल करने वाला है। अभी तो सब लोग बाबू कहते हैं, बाबू है, बाबू कपारे पर चढ़ गया। आइए इधर ध्यान दीजिए, नोट तो हो गया पूरा, समझते हैं। ऊपर के कुछ पॉइंट को हम इधर के मिटा दें। इधर तो हमें ना कुछ समझाना है, हम यहाँ तक आपको समझा दिए हैं, बात ना करिए। प्रकाश में परावर्तन आप जानते हैं, अपवर्तन भी जानते हैं, वर्ड विक्षेपण भी जानते हैं और प्रकीर्णन भी जानते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन्हें हम समझा दे रहे हैं, ये आने वाले आगामी चैप्टर हैं। व्यतिकरण, व्यतिकरण क्या होता है कि जब एक ही माध्यम में, अजीत मारेंगे अब तुमको, तो बताओ तो व्यतिकरण के बारे में है, बताओ यार। पूछने पर दांत चियारने लगते हो सब, बात करते हो तो नहीं आए तो कुछ बती होगा। अच्छा आ रहा है, चलो बात उतना किया करो। स्कूल में बतियाने के उठवा से हमको सूझो, हाँ ना पढ़ना है सो जाओ। हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, आधी लड़कियां सो जाएंगे। जब प्रिंसिपल मैडम कहाँ सोई हो सब्जी, हम कहा सोने दीजिए, सोए हैं सब, बोल के ठीक है बतियाएंगे सतना ना। ना पढ़ने का मन रहे तो मत आया करो यार, मत पढ़ो। व्यतिकरण में क्या होता है कि जब एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ चलती हैं, ठीक ना। जैसे ये एक ही माध्यम है, ठीक ना। जब एक ही माध्यम में एक साथ दो तरंगे चलती हैं तो इनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं पर तीव्रता अधिकतम तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम। आए छोड़ो यार, एक जन कामन चीज चल रहा है, तुम क्या पूछ रहे हो। सुनो, जैसे देखिए हाई एक पर्दा लगा है और यहां से एक टार्च हम जलाए, ठीक ना। हाई पूरा क्या है, एक ही माध्यम है, यहां से एक ही तरंग आ रही है, ठीक ना। अब ये तरंग जो है इसमें से भी आ सकती है और इसमें से भी आ सकती है, इसके आगे एक और पर्दा लगा लिया, ठीक है। व्यतिकरण में पूरा पढ़ना है। तो ये तरंगे जो है जाकर के इस पर्दे पर मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि ये सीधे आ रही तो सीधे ही मिलेगी, कुछ ऐसे भी जाएगी कुछ ऐसे भी जाएगी, जाएगी कि नहीं, कुछ ऐसे भी जाएगी, इसमें से भी कुछ ऐसे आएगी कुछ ऐसे आएगी, ठीक ना। तो जब एक ही माध्यम में दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं पर किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम तो किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे हम कहते हैं व्यतिकरण। जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उसको कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। यानी व्यतिकरण की घटना जो है दो प्रकार की होती है, संपोषी और विनाशी। अब न्यूनतम और अधिकतम का मतलब क्या है, जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां उजाला ज्यादा होता है, और जहां तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर अंधेरा होता है, ठीक ना। तो ये तीव्रता, इसमें व्यतिकरण घटना प्रकाश में, प्रकाश से ज्यादा आपको ना ध्वनि में सुनाई देगा। डीजे वाला को देखे हैं कौन ना डीजे वाले को देखा होगा, डीजे बजाते हुए हैं, देखे है ना। तो डीजे वाले को देखिएगा, चाहे कोई स्टेज शो हो रहा हो, है ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं लोग ना, उनमें देखिएगा क्या करेगा, जब वो लोग साउंड जो रखे रहेंगे ना तो ऐसे नहीं रखे रहेंगे कि एक डीजे का मुंह इधर है तो दूसर को मुंह इधर रहे, ऐसे रहता है, नहीं ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। क्या समझते हो,
लड़कियां नहीं देखती हैं, देखो आए। अब छोड़ो, हम बता रहे हैं वो दोनों क्या है कि साउंड जो है ना, या तो ऐसे किए रहेंगे या इधर किए रहें, ठीक ना, एक और नहीं किए रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसको बजाएंगे तो बजाएगा तो एक ही मशीन से, ठीक ना, एक ही मशीन से बजाएगा तो दोनों जो साउंड जो बजेंगे एक ही आवृत्ति पर बजेंगे सब, ठीक ना। तो अब जब ये दोनों आवाजें जब आकर के मिलेंगी ना, अब वहां पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अध्यारोपण हो रहा है, अध्यारोपण माने कौन सी, मिलान, ठीक ना। तो जब दो लोग मिले ना, तो वहां पर या तो नुकसान होगा या तो फायदे होगा, ठीक ना। अगर दो गो बढ़िया दोस्त मिल गए तो ठीक है, और दो गो दुश्मन मिल गए तो कत्ले हो जाएगा। तो वही चीज है कि यहाँ पर क्या है कि दोनों की आवृत्ति समान है, तो होगा कि या तो तीव्रता एकदम में बढ़ जाएगी, यानी जो नौकरी बीचवा में नाच रहा है ना ओकर तक कान सुनने हो जाएगा, या तो डीजैया वाला का कान सुन हो जाएगा, ओकर मशीन ही जर जाएगी, ठीक ना। है वो ऐसे हो जाता है यार, दोनों का मुंह जो है दूसरे साइड और किया रहेगा। अगर ना दोनों साउंड जो है, ठीक ना, चाहे दो को बजाए चाहे चार को बजाए, अगर एक ही और कर देगा, ठीक ना, ऐसे एकदम फ्रंट पर कर देगा, जैसे एक इधर रखा हो एक इधर रखा हो, आज जैसे ही बजाएगा घूम देना, तो या तो खूब तेज आवृत्ति बढ़ जाएगी, और नहीं तो उसका साउंड ही शॉर्ट कर जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि ये व्यतिकरण की घटना है कि जब एक ही माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप कहीं पर तीव्रता अधिकतम तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम। तो अगर तीव्रता अधिक हो गई तो डीजे खूब तेज बज जाएगा, अगर न्यूनतम हो गई तो साउंड जर जाएगा, ठीक ना। हाँ, हो सके मशीनिया जाए चाहे साउंडो जरे, एक बार में हमको ना जानकारी, लेकिन डीजे वाला जानता है कि ऐसे के बजाएंगे तो हमारा कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए देख लीजिएगा, कब लगाया रहेगा ना, स्टेज लगाया रहेगा तो कह दिएगा ऐसी लगाओ ना, बीच में नचिए तो आवाज तेज रही, ठीक है, तो कहिएगा वो जानते हैं। हाय यार पीकर बजाएगा। यार पीकर आवाजिए कितनी देगा, ठीक ना। हाँ पीकर आवाजिए कितनी देगा। अब कहोगे कि सर जी दो गो मोबाइल लेके बजाए का, हमारे मोबाइल तो लगल है, दो गो मोबाइल लेके बजाएंगे, देखे तो मोबाइल ये स्टार्ट कर रही है, तो वहां नहीं ना होगा, आवृत्ति दोनों की अलग रहेगी। कहने का मतलब ना कि थोड़ा सा ज्यादा रहे, ठीक ना, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी तब, तो ये इधर तो ये होता है व्यतिकरण की घटना, ठीक है। विवर्तन, विवर्तन की घटना क्या है कि जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारा से होकर गुजरता है, ठीक ना, जब प्रकाश जो है किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तीक्ष्ण किनारा है, ठीक ना, नुकीला शार्प हो, ठीक है। जैसे कि इधर अब इस समय तो लाइट है ही नहीं है, नहीं में दरवाजे है, तो आपको हम विवर्तन घटना साक्षात दिखा देते, साक्षात दिख भी रहा है कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक ना, तो इधर देखेंगे तो ज्यादा उजाला है, और बगल में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, ठीक ना। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस रूल के हिसाब से क्या है कि जिधर प्रकाश जा रहा है उधर बस उजाला होना चाहिए, बाकी जो अगल बगल चाहे पीछे अंधेरा होना चाहिए ना, लेकिन इधर अंधेरा नहीं है। क्यों नहीं अंधेरा है? जैसे ही इधर से प्रकाश आ रहा है तो ये जो तीक्ष्ण किनारा पड़ रहा है, ठीक ना, ये जो नुकीला किनारा पड़ रहा है, यहाँ से थोड़ा सा प्रकाश मुड़ जा रहा है, थोड़ा 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 मुड़ते मुड़ते इधर भी प्रकाश चला जा रहा है, इसे ही हम कहते हैं विवर्तन। यानी अगर इधर आप एक, सर जी छोड़ दिए का, हमको कैंडलो ना बनाने आता है, मोमबत्ती बन जो जल रहा है, ठीक ना, और इसके मार्ग में आप ऐसे कुछ रख दीजिए, ठीक ना, तो यहाँ से प्रकाश जब जाएगा तो इधर तो उजाला करेगा ही करेगा, थोड़ा बहुत इधर भी उजाला रहेगा, ठीक ना, तो ये विवर्तन होता है। ध्रुवण अब छुट्टी कर देंगे, शांत रहो ना। ध्रुवण में क्या है
कि प्रकाश की किरण जो आती है, ठीक ना, इसमें कई दिशाएं होती हैं, ये सभी दिशाओं में जो है चल सकता है, अर्थात ये ऐसे होता है कि ये किसी भी दिशा में जा सकता है। तो कुछ ऐसी युक्ति लगाई जाए, ठीक ना, कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दिया जाए कि इसमें से हम केवल एक ही दिशा वाला प्रकाश को प्राप्त कर सकें, तो उसको हम कहेंगे ध्रुवण। तो इसके लिए एक जो यंत्र लगाया जाता है उसको हम कहते हैं पोलराइड, ठीक ना। एक होती है, एक फिल्म होती है पोलराइड, इसमें जो है ऐसे जो है खांचे बने रहते हैं, इसमें से जब प्रकाश निकलता है ना, तो जब इसमें से प्रकाश निकलता है तो इसी तरह से बस समांतर वाला निकलेगा, बाकी जो है तिर्यक उर्यक वाला या चाहे लंबवत वाला नहीं निकलता है। तो इसको हम कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, समझ रहे हैं। ये माने जो है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर लिया जाता है। यहाँ प्रकाश में दैव प्रकृति होती है, यानी प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों के रूप में चलता है। यहां तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्ण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये सब घटनाएं प्रकाश के तरंग रूप पर हैं, ठीक ना। यहाँ पर प्रकाश को तरंग माना जाता है, किरण के रूप में। कण वाला रूप क्या है, जब ये हम पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जब सूर्य से प्रकाश चलता है ना, तो यह छोटे छोटे पैकेटों, छोटे छोटे बंडलों के रूप में, ऊर्जा के रूप में चलता है। जब यह किसी धातु की प्लेट पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है और धारा का प्रवाह होने लगता है। इसका जीता जागता उदाहरण है सौर ऊर्जा, ठीक ना, सोलर पैनल जो कि आप देखते हैं। तो यही होता है कि जब धातु की पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे जो है वैद्युत धारा बहने लगती है। ये था पूरा आपका, ठीक ना। चलिए छुट्टी। हाँ